एवरीवन, ये आगे हम बात करते हैं समिति की ही बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं इस वीडियो में। इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आगे एक्चुअली ये परिवार करके जो है कोई नया टॉपिक नहीं है, बल्कि समिति का ही उसमें प्रकार बताया गया कि आखिर ये परिवार किस प्रकार क्या चीज़ है, परिवार क्या है। तो मैं आपको ये बताऊँ, परिवार अपने आप में एक एक्सेप्शन है जो समिति भी है और संस्था भी है। परिवार को समिति के रूप में भी माना जाता है और संस्था के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि परिवार का अपना एक लक्ष्य तय रहता है और वो लक्ष्य जैसे हटता है तो दूसरा लक्ष्य आ जाता है। जैसे पहले होता है परिवार का लालन पालन होता है बच्चों का, फिर पढ़ाई हो जाती है, वो ख़त्म होता है, फिर उसके बाद पढ़ाई के बाद क्या होता है, शादी विवाह होता है। शादी विवाह मतलब इस तरह से एक नया परिवार फिर बन जाता है, नई शादियाँ होती है, परिवार बनता है और परिवार के नए नए लक्ष्य जो है बनते रहते हैं। तो ये है परिवार। आगे बढ़िए। राज्य क्या है? स्टेट भी एसोसिएशन है, स्टेट भी एसोसिएशन का ही पार्ट है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, कोई भी एसोसिएशन बिना इंस्टीट्यूशन के नहीं होता। संस्था का मतलब होता है नियम कानून, वो हर जगह नियम तो हर जगह होगा ना, तो लेकिन राज्य जो है अपने आप में एक समिति है। क्वेश्चन आते हैं ये, आगे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा लास्ट में कि क्या क्या सीखा, और बहुत सारी चीज़ें जो साधारण होती है और आपको असाधारण लगती है, जब एग्ज़ाम में आता है तो वो आप आंसर नहीं कर पाते हैं। मैं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे। तो ये है समिति और समुदाय में अंतर। समिति और समुदाय में क्या अंतर है? देखिए, समिति में औपचारिक संबंध होता है और समुदाय में अनौपचारिक संबंध होता है। समिति में व्यक्तिगत हित होता है और सामान्य हित होता है समुदाय में। और आगे बढ़ें, समिति जो है छोटा होता है अपेक्षाकृत और समुदाय बड़ा होता है। ये सारी चीज़ें हैं। समिति में एक संस्तरण पाया जाता है और समुदाय में ऐसी चीज़ होती नहीं। समुदाय में लोगों के बीच स्वार्थ की भावना होती है, स्वार्थ की भावना पाई जाती है समिति में, सॉरी, और समुदाय में हम की भावना नहीं होता है, मतलब स्वार्थ नहीं होता। और समिति एक साधन है, जबकि समुदाय अपने आप में एक साध्य है। इसका भी ख्याल रखेंगे। ये क्वेश्चन आता है और खूब आता है, ये नेट में भी आता है और आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आने लगा है, BA के लिए भी। तो जहाँ जहाँ मैं आपको रियलाइज़ करा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आता है तो उस पर भी ध्यान दें आप। समिति में विशेष नियम होते हैं, जबकि जबकि समुदाय में रीति रिवाज होता है। समुदाय निश्चित भूभाग होता है समुदाय का। समिति विचार पूर्वक बनाई जाती है, समुदाय स्वतः विकसित होता है। ये आता है, इस तरह के क्वेश्चन नेट में भी खूब आते हैं। समिति विशेष उद्देश्य के लिए होता है, तो आप जानते ही हैं। समिति ऐच्छिक होता है, जबकि समुदाय अनिवार्य होता है। तो ये था, महत्वपूर्ण है। और भी आगे बहुत सा एक व्यक्ति एक समय में अनेक समितियों का सदस्य हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति एक वक्त में एक ही समुदाय का। और इसी तरह समिति और समाज में अंतर है। समिति जो है मूर्त होता है और समाज अमूर्त होता है। इसका आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इस पर आप ध्यान रखिए। मूर्त होता है और समाज जो है अमूर्त होता है। मूर्त का मतलब दिखना, और समिति विचार पूर्वक होता है, समाज स्वतः होता है। समिति जो है ना विशिष्ट उद्देश्य होता है, समाज का समान उद्देश्य, संपूर्णता में रहता है। ये समाज कोई बनाता नहीं है, जबकि समिति बनाई जाती है। और फिर देख लेते हैं, समिति ऐच्छिक होती है, तो आपको पता ही है। और ये समाज जो है अनिवार्य होता है, समिति अस्थायी होता है, समाज स्थायी होता है। इसको आप लिख भी लें और ध्यान दें। समिति में सहयोग और संघर्ष दोनों होगा, जबकि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों होगा। समिति में दोनों प्रकार के नहीं हो सकते हैं, समाज में दोनों होगा। ठीक है। समिति समाज के अंदर एक छोटी इकाई, जबकि समाज बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत व्यापक है। तो ये है कुल मिलाकर के। आगे बढ़ते हैं, संस्था का कॉन्सेप्ट जानते हैं। संस्था क्या है? तो संस्था क्या है, आप सिंपल में आप जान लीजिए। देखिए, स्पेंसर के अनुसार संस्था वो होंगे जिसके माध्यम से समाज में
कार्यों का निष्पादन होता है। ये देखिए कार्यों का निष्पादन होता है। देखिए संस्था, आप सिंपल में कोई अगर बोले कि संस्था क्या है तो याद रख लिए संस्था बराबर नियम, मतलब नियम है, कानून है, तौर तरीका है, रीति रिवाज है, उसको संस्था कहते हैं। अब जो भी नियम है, साधारण चाल बोलचाल की बात में समिति संस्था शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। आगे बढ़े। संस्था का अर्थ, एक्चुअली संस्था को बहुत ज़्यादा डिफाइन किया था समनर ने। मैं आपको ये बताऊं, समनर साहब हैं, कुछ उनकी पुस्तक है फोकवेज, याद करिएगा, ये आता है, अक्सर आता है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। और इन्होंने सबसे पहले जो है, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले समिति की चर्चा क्या स्पेंसर ने, ये भी आप दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ें तो फोकवेज की चर्चा के दौरान मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि आखिर संस्था का निर्माण कैसे होता है। पहले आइडिया होता है, आइडिया जो है हैबिट में बदल जाता है, हैबिट जो है फोकवेज में बदल जाता है, और फोकवेज जो है कस्टम में बदलता है, कस्टम जो है मोर्स में बदलता है, अब मोर जो है इंस्टीट्यूशन में बदलता है। ये सब क्या कहते हैं, जो लेक्चर वाली सीरीज़ है उसमें मैं पूरा, मेरा बहुत ब्यौरा है, ये लेक्चर है एक्चुअली, तो इसको आप सुन लेंगे। चलिए कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। संस्था का एक परिभाषा देख लेते हैं। संस्था एक संगठित कार्य प्रणाली है। देखिए प्रणाली का मतलब नियम, समाज में औपचारिक स्वीकृत स्थापित करने के तरीके भी नियम हो गया, उसे संस्था कहते हैं। सब के डिफिनेशन में एक ही बात मिलेगी, अरे बस उसी को तोड़ मरोड़ के आगे पीछे दाएं बाएं करके साइंटिस्ट बात को रखता है। और जाहिर सी बात है संस्था क्या, आवश्यकता पूर्ति होती है संस्था के द्वारा, ये बात आप जान ही रहे हैं। देखिए आवश्यकता पूर्ति होती है। आगे बढ़िए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया, संस्था में नियमों की एक व्यवस्था है, नियम ही होते हैं, ठीक है। ये सारी जनरीति, तौर तरीके, रीति रिवाज, खाने पीने का तरीका, उठने का तरीका, बैंक के नियम, रहना सहना, सोना उठना बैठना, ये सब क्या है आपके परिवार में जो सुबह से शाम तक ब्रश करना, उठना बैठना, सलाम नमस्ते, ये सब क्या हो रहा है, नियम है। तो प्रतीक भी है, प्रतीक क्या है, सलाम करते हैं, हाथ उठाते हैं, नमस्कार करते हैं, ये सब प्रतीक है। लिखा हुआ है ना, नियम में नहीं लिखा दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, दाएं बाएं से चलो, ऐसे चलो वैसे चलो, जो बहुत सारे बोर्ड पे लिखे होते हैं, ये सारे नियम को आपको फॉलो करने होते हैं। हाँ, तो सांस्कृतिक उपकरण भी होता है। सांस्कृतिक उपकरण में आप ये देख लीजिए कि उस संस्था को करने के लिए कुछ उपकरण, जैसे मंडप है, हवन कुंड है, कलश है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर कहते हैं हेरिटेज होता है संस्था। हेरिटेज का मतलब एक क्या कह रहे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हस्तांतरित होता है, ठीक है। उसके बाद नियमों की पाबंदी होती है, आप जान ही रहे, नियम होता है, परिवर्तनशीलता होता है, नियम हमेशा एक जैसे नहीं होते। अब जैसे आपको याद है सती प्रथा थी, एक समय में सती प्रथा थी ना जी, तो अब आप समझिए सती प्रथा को ख़त्म कर दिया गया, ये प्रथा थी, प्रथा भी नियम की कैटेगरी में आएगा। तो एक परिवर्तनशीलता है ना, जब नियम काम उसकी जरूरत नहीं होगी, खत्म हो जाएगा, अमूर्त है। और प्रथा जो है, नियम जो है अमूर्त होता है, मतलब दिखता नहीं है, सुपरिभाषित होता है, वेल डिफाइंड होता है, सामूहिक स्वीकृति होती है, सब लोग उसको मानते हैं। संस्था के सामाजिक कार्य और महत्व, आवश्यकता पूर्ति पहले ही आपको कहा है, और कार्य को सरल बनाता है संस्था, ये संस्था का काम है। सांस्कृतिक का वाहन है, जो अभी जो आपने देखा कलश वगैरह, स्थिति और कार्य का निर्धारण भी होता है, सामाजिक परिवर्तन में सहायक होता है, और व्यवहारों में एक रूपता लाता है, सब लोग एक जैसा का। अब जैसे मान ले नियम है कि कपड़े भाई स्कूल में या कॉलेज में इस तरह का ड्रेस पहनेंगे, तो सब एक जैसा पहनेंगे तो एक जैसा लगेंगे ना, तो भाई ये है नियम, एक रूपता आएगी, सोशल कंट्रोल होगा,
सामाजिक नियंत्रण होगा। सब अगर रोड पे चलना है बाएं साइड से चलो भाई, अगर कोई दाएं से चल रहा है बाएं से चल रहा है तो क्या हालत होती। और संस्था और समिति में अंतर भी आप समझ सकते हैं। अंतर क्या है, सिंपल है कि भाई संस्था अमूर्त है और समिति मूर्त है, सीधी सी बात है। संस्था नियम है तो नियम दिखता नहीं है, और समिति जो है व्यक्ति होते हैं वो दिखते हैं। संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती है, समिति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, नहीं किया जा सकता हस्तांतरित। संस्था रूढ़िवादी प्रकृति की होती है, कोई भी व्यक्ति संस्था का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि आप नियम के हम सदस्य नहीं होते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति समिति का सदस्य, और किसी भी समिति में संस्था जरूरी है। संस्था नियम कार्य प्रणालियां हैं, ठीक है ना। अब देखिए समिति व्यक्तियों का समूह है, तो ये रहा बेसिक अंतर। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा कुछ पॉइंट्स है, और समूह की बात कर लेते हैं। सामाजिक समूह, तो सामाजिक समूह में हम चर्चा करेंगे कि समूह क्या है। तो ये समूह और संस्था में थोड़ा फर्क भी आप देखते चले कि समूह क्या है, व्यक्तियों का समूह है जिसमें अंतःक्रिया होता है। यहाँ पे समूह दिखने वाली चीज होती है। देखिए मनुष्य क्या सकता है, कोई भी व्यक्ति अकेले रहकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता, तो अकेले नहीं करेगा तो उसको 2-3 आदमी चाहिए, कुछ लोग चाहिए, तो समूह बनाएगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ मिल करके, अगर मान लो आपको पढ़ाई करना है तो टीचर चाहिए, 1-2 दोस्त चाहिए, तो मिल के ही काम हो सकता है। तो ये है, तो समूह का निर्माण इसलिए हो सकता है, आवश्यकता जरूरी है समूह के लिए। और विभिन्न विद्वान समूह में बहुत तरह के हैं, आगे बात करेंगे। भीड़ भी एक समूह है, श्रोतागण भी है, ये सब समूह के उदाहरण है, लेकिन अलग अलग है। जैसे एक भीड़ है, एक श्रोतागण है, बहुत सारे रेलवे पे भी रहते हैं लोग, प्लेटफॉर्म पे भी बैठते हैं, सब अलग अलग है। आगे चलिए, सामाजिक समूह का अर्थ आखिर क्या है। एक डिफिनेशन को हम पकड़ते हैं, अकबर नियमकोफ के अनुसार 2 या अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। क्या बोलते हैं, प्रभाव डालना, प्रभाव पर जोर दे रहे हैं। तो देखिए समूह के लिए प्रभाव होना जरूरी है, आपसे प्रभावित होगा तभी समूह का निर्माण होगा। क्या क्या हो सकता है, इंटरेक्शन होना जरूरी है, प्रभाव होना जरूरी है, अंतःक्रिया होना जरूरी है। अब देखिए समूह के लिए क्या क्या जरूरी है, यहाँ आपको साफ साफ बता दें कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है, जो अभी बात हुई थी। बिना 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के नहीं होगा। कार्य का विभाजन होता है, कौन आदमी क्या काम करेगा। ऐच्छिक सदस्यता होती है, ये भी वॉलंटरी मेंबरशिप है समूह की, इसमें भी ऐच्छिक है। समाज में क्या है, कंपलसरी है, और समुदाय भी कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। समूह में आदर्श और प्रतिमान भी होता है, नॉर्म्स होता है, वैल्यू होता है। देखिए कोई भी समूह बनेगा तो उसमें नियम होगा, जैसे क्लास है, नियम है, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, क्या है। बिना नियम के समूह नहीं हो सकता ना, तो नियम कानून जरूरी है। समूह का अपना एक लक्ष्य होगा, बिना लक्ष्य के समूह नहीं है। कॉमन इंटरेस्ट होगा समूह का, तो ये सब है। आगे आइए, पारस्परिक संबंध है, समूह का अपना एक ढांचा होता है, उसमें कोई लीडर होता है, बहुत सारी चीजें हैं, कार्य होता है। समूह एक सत्ता भी है, उसमें अपनी एक सत्ता होती है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ पद पे होता है। समूह में एकता होती है, यूनिटी होता है, और परमानेंसी होती है, अधिक स्थायित्व होता है समूह। सामाजिक समूह का वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग, ये क्वेश्चन अक्सर आपको नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिलर ने समूह को 2 हिस्से में बांटा, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल का मतलब उदग्र और हॉरिजॉन्टल का मतलब समतल। वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल का मतलब ये पैरेलल। उदग्र समूह उन समूहों में सामाजिक दूरी पाई जाती है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कुछ दूरी महसूस करता है, ठीक है, तो वो उसको उदग्र समूह के रूप में देख। एक शिक्षित समूह को देखें तो पाएंगे कि उनके सभी की आर्थिक हैसियत एक जैसी होती है, लेकिन अलग अलग लोगों का समूह वो उदग्र समूह होगा। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि किसने क्या विभाजित किया है। समतल में समूह के सारे सदस्य एक ही वर्ग के होते हैं, जैसे लेखक वर्ग, शिक्षक वर्ग, श्रमिक वर्ग, वहाँ वर्ग अलग अलग हैं। चलिए आगे बढ़े। गिलिन एंड गिलिन ने समूह को कई हिस्सों में बांटा है।
रक्त संबंधी समूह जैसे परिवार, शारीरिक विशेषताओं पर आधारित क्षेत्रीय समूह, अस्थायी समूह और स्थायी समूह। तो ये है, आगे बढ़िए, सांस्कृतिक समूह। लेस्टर वार्ड द्वारा समूह का भी वर्गीकरण दो हिस्से में किया, ऐच्छिक समूह और अनिवार्य समूह। ऐच्छिक मतलब जो इच्छा से बनेगा, अनिवार्य का मतलब गैर ऐच्छिक, उसके आप हैं ही, जैसे परिवार के आप सदस्य हैं। आगे बढ़िए, कूले का वर्गीकरण। कूले ने प्राथमिक समूह की चर्चा की है, ये बहुत मशहूर है, आता है तो मिलर का भी आता है, अभी जो बताया वो सब आपको याद तो सबको रखना है कि किसने कितने हिस्सों में बांटा। 1909 में उनकी एक पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उन्होंने समूह को दो हिस्से, समूह को प्राथमिक समूह की एक्चुअली चर्चा की थी। यह है प्राथमिक समूह की चर्चा की थी कूले ने, ये क्वेश्चन खूब आता है। और प्राथमिक समूह की चर्चा की थी, और जिसकी चर्चा नहीं की वो है सेकेंडरी, ऑटोमेटिकली क्लियर है। उसके बाद समनर बहुत मशहूर है। समनर ने समूह को दो हिस्से में बांटा है, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप का मतलब अंतर समूह जिसको हम अपना मानते हैं, आउट ग्रुप का मतलब बाह्य समूह जिसको हम बाहरा मानते हैं। याद रहे इसकी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक फोकवेज में की। ये आता है प्रश्न, काफी बार ये नेट में भी आ चुका है, आपको इस तरह का प्रश्न आता ही रहता है, तो कि किस पुस्तक में उल्लेख है। आगे आइए, आउट ग्रुप की चर्चा। आउट ग्रुप उस समूह को कहते हैं जिसको व्यक्ति अपना नहीं मानता है, और हमारी बात पर, हमारे शब्दों पर ध्यान दें, जिसमें व्यक्ति हम की भावना नहीं पाई जाती, अपनापन, देखिए अपनापन नहीं होता। आगे बढ़िए, समूह को क्लियर कर लेते हैं। मैकाइवर पेज का भी वर्गीकरण है। मैकाइवर पेज ने कहा है कि समूह क्षेत्रीय समूह होते हैं, नीतियों के प्रति चेतन समूह होते हैं, और क्या कह रहे हैं कि नीतियों के प्रति चेतन समूह होते हैं, क्षेत्रीय समूह होते हैं, और हितों के प्रति चेतन समूह होते हैं, ये कहा है। फिक्टर का वर्गीकरण है, सामान्य पूर्वज समूह, सामान्य क्षेत्र में रहने वाले, और शारीरिक समानता वाले और समान हित वाले समूह। इसको आपको याद रखना है, बस वर्गीकरण याद रखना है कि कौन किस, जो बहुत महत्वपूर्ण है वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। बाकी कॉमन है, परिवार समूह, शैक्षणिक समूह, आर्थिक समूह, राजनीतिक समूह, धार्मिक समूह, मनोरंजनात्मक समूह। अब प्राथमिक समूह की चर्चा कूले ने की, जो आप पहले भी जानते हैं और आप समझ रहे हैं, इसको आप नोट भी कर लेंगे धीरे धीरे कुछ बातों को। और प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या है, सबसे 3 उदाहरण है जो कूले ने दिया, मैं आपको बताता हूँ। ये है परिवार, करीरा समूह और पड़ोस। इसका आप ख्याल रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है आमतौर पे, नेट में आता है, तो जो आता है वो मैं आपको आगाह कर ही दे रहा हूँ। और आगे बढ़िए, फैमिली है, और प्राथमिक समूह के लक्षण, हम की भावना पाई जाती है, और प्राथमिक समूह में संबंध स्वयं साध होता है, वो खुद ही एक लक्ष्य होता है। प्राथमिक समूह आपका जो पिता है वो कोई साधन नहीं है, बल्कि आप पिता तक ही पहुंचना चाहते हैं, माँ तक ही पहुंचना चाहते हैं। देखिए समझिए, माँ ही आपकी लक्ष्य है, माँ साधन नहीं है। लेकिन जब आप स्कूल में जाते हैं तो जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, वो आपके साध नहीं है, वो आपके साधन है। जैसे आप कुछ बन जाते हैं वो छूट जाते हैं, लेकिन माँ बाप हमेशा आपके साथ रहते हैं, यानी वो आपका लक्ष्य ही है। आगे बढ़िए, शारीरिक समीपता होती है प्राथमिक समूह में। समूह का छोटा आकार होता है, ज्यादा सदस्य नहीं होते हैं प्राथमिक समूह में, दोस्त बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, 2-4 होते हैं। परिवार में 2, 4, 5, 10 सदस्य होते हैं। प्राथमिक समूह में व्यक्ति का विलयन, संबंधों की स्थिरता होती है। वहीं आकर के प्राथमिक समूह में व्यक्ति विलय हो जाता है, इसका मतलब ये है। सामान्य उत्तरदायित्व होती है हर व्यक्ति के प्राथमिक समूह में। संबंधों में स्थिरता होती है, निरंतरता होती है। कॉमन कैरेक्टर होता है, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। संपूर्ण संबंध होते हैं, चूंकि सिर्फ पॉइंट आप देख लीजिए। संबंधों का क्या करें, हस्तांतरण संभव नहीं है। उसके बाद प्राथमिक समूह का महत्व, आज की दुनिया में प्राथमिक संबंध का महत्व क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। पार्सन्स ने कहा, ये मनोवैज्ञानिक सपोर्ट, ये किसी दुकान में नहीं मिलता है, ये किसी दुकान में नहीं मिलता है। हर चीज मिल जाएगा, दुकान में रोटी मिल जाएगा, लेकिन तनाव दूर करने के लिए परिवार का सदस्य ही। दुकान में बाप, बहन, भाई नहीं मिलते, वो घर में मिलते हैं।
मित्र नहीं मिलते। ठीक है, प्राथमिक समूह विरुद्ध एवं असहायों का सहारा है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मनोरंजन में सहायक है, सब एक दूसरे के लिए मनोरंजन है, दादा दादी मामा मामी आमा बुआ सब मनोरंजन करते हैं एक दूसरे को। सामाजिकरण में सहायक है, ये एक दूसरे के साथी हैं। व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं डेवलपमेंट के लिए, सोशलाइजेशन के लिए। सामाजिक अनुकूलन में सहायक है, सामाजिक नियंत्रण में सहायक है, कोई गलत होता है तो उनको संभालते हैं, संस्कृति का संचार करते हैं, सिखाते हैं, ये सब है। आगे बढ़िए। अब द्वितीयक समूह, जाहिर सी बात है ये भी कूले ने प्राथमिक समूह की चर्चा की, लेकिन कूले जिसकी चर्चा नहीं की वो द्वितीयक समूह है। आगे बढ़िए। द्वितीयक समूह में कैरेक्टर क्या है जो प्राथमिक समूह में नहीं पाया जाता है, यानी हम की भावना नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें आप समझिए, इसमें होता है मैं की भावना, इसकी खास बात है। इसमें होता है मैं की भावना, और उसमें क्या था, इसमें दूरी होती है, इसमें क्या होता है, स्वार्थी होता है, ये सब है। आगे बढ़िए। और बाकी द्वितीयक समूह के लक्षण देख ले। सीमित दायित्व होता है, इसमें जिम्मेदारी नहीं होती है। गए बैंक में जॉब करके आ गए, कहीं स्कूल गए तो आ गए 4 घंटे में, लेकिन परिवार में तो हमेशा रहना है। शारीरिक निकटता नहीं होती है इसमें, अब प्राथमिक समूह में निकटता होती है। ये परिवर्तनशील होता है, ये बदल जाता है। प्राथमिक समूह हमेशा आपका वही रहता है, परिवार आपका चेंज नहीं होगा। स्कूल के बाद आप कॉलेज चले जाएंगे, कॉलेज के बाद आप कहीं और चले जाएंगे, बैंक में चले जाएंगे, कॉलेज में कहीं और किसी और कॉलेज में चले जाएंगे। तो ये है अस्थायी संबंध होता है, इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अस्थायी संबंध होता है और ये विचार पूर्वक स्थापना होती है, जबकि प्राथमिक समूह विचार पूर्वक नहीं बनाते हैं आप। विशेष स्वार्थ की पूर्ति होती है, ध्यान रहे। द्वितीयक समूह विशेष स्वार्थ की पूर्ति होती है, आता है ये छांटने के लिए आता है इस तरह के प्रश्न। प्रतियोगिता की भावना होती है इसमें। औपचारिक संबंध होते हैं, हाँ एक ये है, देखिए औपचारिक संबंध होते हैं, जबकि प्राथमिक समूह में अनौपचारिक होते हैं। अनौपचारिक का मतलब कोई नियम नहीं, जैसे चाहें वैसे रहें, अपना मानते हैं सबको। इसका बड़ा आकार होता है, वहां देखा आपने छोटा आकार था। आगे बढ़िए। सदस्यों के बीच संस्करण यहाँ भी पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है सदस्यों के बीच संस्करण। कोई भाई मॉनिटर होता है, कोई कुछ होता है। अप्रत्यक्ष संबंध होता है, वहाँ क्या था प्राथमिक समूह में, वहाँ था प्रत्यक्ष संबंध, जस्ट उल्टा। चलिए आगे बढ़ते चलिए। अवैयक्तिक संबंध होता है। द्वितीयक समूह का महत्व आप जान रहे हैं। आज अगर सोसाइटी में आगे बढ़ना है तो द्वितीयक समूह भी जरूरी है। स्कूल कॉलेज में तो द्वितीयक समूह के लोग मिलेंगे, बैंक में जहां आप नौकरी करेंगे हर जगह आपके परिवार तो नहीं होंगे। तो सामाजिक परिवर्तन और प्रगति में सहायक होते हैं, सामाजिक नियंत्रण में भी सहायक होते हैं। ये देखिए पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, पॉइंट कम से कम नोट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। संदर्भ समूह एक बहुत बेहतरीन अवधारणा है। इसकी चर्चा सर्वप्रथम जो है ना H.H. हाइमन ने किया 1942 में। इनकी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। ये क्वेश्चन खूब आता है नेट में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। क्यों होता है? दो संदर्भ समूह के निर्माण के जो है दो मुख्य आधार है, आकांक्षा और सापेक्षिक वंचना। हम संदर्भ समूह उसे कहते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति, सपोज के आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो प्रोफेसर जो हुए वो आपके लिए आपका रेफरेंस ग्रुप हुआ, संदर्भ समूह। तो ये आपकी आकांक्षा हो गई और रिलेटिव डिप्राइवेशन के कारण होता है आप कहीं ना कहीं कमी महसूस कर रहे हैं आपकी पर्सनालिटी में, तो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये है कहानी। चलिए, तो हाइमन ने इसकी चर्चा की। उसके बाद आपको मैं ये बताऊं, आर.के. मार्टन ने इसको मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप ग्रुप में भी बांटा है। देखिए यहाँ है, किंग्सले मार्टन ने सदस्यता समूह और संदर्भ समूह की भी बात की है। दो तरह का होता है सदस्यता समूह, जिसके आप सदस्य ऑलरेडी हैं, जिसके सदस्य आप हैं, और संदर्भ समूह जिसके सदस्य हैं नहीं लेकिन वैसा आप बनना चाहते हैं, वो चीज है। तो आगे बढ़े, मतलब संदर्भ आपका अपना सदस्य समूह भी हो सकता है। अब सपोज कि मैं प्रोफेसर हूं और मैं प्रोफेसर को ही अगर अच्छा मानता हूं तो मेरा संदर्भ समूह, मेरा सदस्य समूह, मैं उसी का सदस्य हूं। लेकिन अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप का संदर्भ समूह एक प्रोफेसर होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़िए।
हाँ, संदर्भ समूह का अर्थ तो समझ ही गए हैं आप कि अगर कोई व्यक्ति सपोज आईएएस बनना चाह रहे हैं, आईएएस बनना चाह रहे हैं, तो आईएएस उसके लिए संदर्भ, अगर कोई विद्यार्थी आईएएस की तैयारी कर रहा है तो आईएएस बनना चाहता है, वैसी स्थिति में आईएएस उसका संदर्भ समूह होता है, क्योंकि उसमें शामिल होना चाहता है। समझ में आ रही बात? अब इसमें क्या है, तो ये आपका तो नॉन मेंबरशिप और मेंबरशिप का मतलब यहीं पे आप समझ लीजिए। तो आईएएस में आप मेंबर नहीं हैं बल्कि नॉन मेंबर हैं, आप उसके मेंबर बनना चाहते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़िए। अब संदर्भ समूह के अध्ययन के तत्व हैं, इनको आप देख लीजिएगा। संदर्भ समूह से के बारे में किसने क्या कहा, किसी ने कहा कि अभिलाषा है, वैज्ञानिकों की अपनी अपनी राय है। मैंने कहा ना, अलग अलग भाषा में वैज्ञानिक अपनी अपनी बात कह रहे हैं, वो है संदर्भ समूह से फायदा है भाई, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अस्तित्व के लिए है, आगे बढ़िए। संदर्भ समूह के प्रकारात्मक प्रकार। संदर्भ समूह नॉर्मेटिव होता है। संदर्भ समूह जो है, आर के मर्टन ने कहा, नॉर्मेटिव और कंपैरेटिव टाइप है। आदर्शात्मक, जो व्यक्ति स्टैंडर्ड आदर्श प्रतिमानों को निर्धारित करते हैं, और तुलनात्मक वो है जो व्यक्ति तुलना करके आगे बढ़ना चाहता है, तो आगे बढ़े संदर्भ समूह। हाइमन के विचार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप एक बार इसको देख लेंगे। वही बात है जो हाइमन कह रहे हैं, सबकी वैज्ञानिकों की राय करीब करीब वही रहती है, लेकिन एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक ही बात को सारे वैज्ञानिक अलग अलग अंदाज में कहते हैं। चलिए, और जो महत्वपूर्ण है उस पर हम फोकस करेंगे। क्लाइनबर्ग ने देखिए संदर्भ समूह को दो हिस्से में बांटा है। क्लाइनबर्ग ने इमेजिनरी रेफरेंस ग्रुप की बात की है और नॉर्मेटिव निगेटिव रेफरेंस की बात की है। कि इमेजिनरी वो है कि जैसा आप बनना चाह रहे हैं सपने में, मान लीजिए जन्नत में जाना है, स्वर्ग में जाना है, ये सारी चीज़ें काल्पनिक है। नकारात्मक संदर्भ समूह होता है वैसा आप बनना नहीं चाहते, उसको निगेटिव रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सपोज कि आप कहीं प्रोफेसर हैं, तो आप प्रोफेसर हैं तो आप क्लर्क बनना चाहेंगे, बताइए, तो ये आपके लिए निगेटिव रेफरेंस ग्रुप है। आगे बढ़िए। न्यूकॉम के विचार हैं। न्यूकॉम ने भी क्या कहते हैं, निगेटिव रेफरेंस ग्रुप की चर्चा की है। और आगे बढ़िए आप, हाँ ये हमने आपको कहा ही है। देखिए न्यूकॉम ने भी पॉजिटिव एंड निगेटिव रेफरेंस की चर्चा की है। पॉजिटिव वो है जैसा आप बनना चाह रहे हैं, और निगेटिव वो है जैसा आप नहीं बनना चाह रहे हैं। जो अभी मैंने आपको कहा, जैसे आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, सब अब उदाहरण समझ लीजिए, आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो प्रोफेसर आपके लिए पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप है। आप क्लर्क नहीं बनना चाह रहे हैं तो निगेटिव रेफरेंस ग्रुप है, या चपरासी। चलिए, मर्टन के विचार है, मर्टन का भी आता है। मर्टन की किताब सब है, कुछ अमेरिकन सोल्जर में उन्होंने रेफरेंस ग्रुप का अपना दिया था कॉन्सेप्ट। और मर्टन ने मेंबरशिप ग्रुप, नॉन मेंबरशिप ग्रुप की चर्चा की है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। मर्टन ने कॉन्सेप्ट दिया था रिलेटिव डिप्राइवेशन का। परस्पर विरोधी संदर्भ समूह, ये सब सिग्निफिकेंट अदर्स। आगे आइए, कॉन्फर्मिटी एंड नॉन कॉन्फर्मिटी। संदर्भ समूह के प्रकार, सदस्यता और मेंबरशिप एंड नॉन। जॉनसन ने भी मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप संदर्भ समूह की बात की है, रेफरेंस ग्रुप की बात की है। और मेंबरशिप, और समझ ही रहे, रिलेटिव डिप्राइवेशन को आप थोड़ा समझ लीजिए। आर के मर्टन ने इसकी चर्चा की है। ये रिलेटिव डिप्राइवेशन आपको वंचित महसूस होता है, इसका मतलब है वंचित होना। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको कुछ आगे बढ़ना है, आपको प्रोफेसर बनना है, तो आपके अंदर कुछ कमी है, आप आगे निकलना चाह रहे हैं लाइफ में, आप इस लाइफ से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सापेक्षिक वंचना में हैं, ये है इसका अर्थ। आगे बढ़िए। संदर्भ समूह का प्रभाव क्या पड़ता है? आदर्शात्मक, तुलनात्मक संदर्भ समूह, जो अभी बताया। नॉर्मेटिव, जिसको अपना नॉर्म मानते हैं, और कंपेरेटिव, जिससे आप कंपेयर करते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संदर्भ समूह, न्यूकॉम ने इसकी चर्चा की है, इसका ध्यान रखिएगा, नेट में खूब आता है। और क्या है धनात्मक, ये मैं बताता जा रहा हूँ काफ़ी। वास्तविक और काल्पनिक संदर्भ समूह की चर्चा भी अभी क्लाइनबर्ग ने भी किया था, और जॉनसन की भी बात है। तो इस तरह से
बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं, सारी बातों पे मत चलिएगा, एक नज़र आप देखिएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है उसको आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आमतौर पे आते हैं, हाँ इसी क्रम में एक आ गया एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, इसकी चर्चा भी आर के मर्टन करते हैं, और ये क्वेश्चन खूब आता है, सुना भी होगा आपने, ये नेट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि हम मान लीजिए कि हम प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का अर्थ होता है कि सपोज के आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, लेकिन अभी से आप प्रोफेसर जैसा बिहेवियर आ गया आपके अंदर और उसके जैसा बिहेवियर लाना चाह रहे हैं, यानी वैसा बनना चाह रहा है, तो वैसी एक्टिंग भी आपने शुरू कर दिया। जैसे कोई बच्चा टीचर के जाने के बाद बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर देता है और वैसा बनना चाहता है, तो ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। आगे बढ़िए, सीमांत मानव का एक कंसेप्ट है, मार्जिनल मैन। मार्जिनल मैन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप जैसा बनना चाहते हैं, सपोज कोई आईएएस बनना चाहता है तो आईएएस नहीं बन पाता है और क्लर्क बन जाता है, तो वो न क्लर्क बनता है मन से और न आईएएस बनता है, तो बीच का बन के रह जाता है। इसको बोलते हैं मार्जिनल मैन। ठीक है, हाँ। तो ये रहा कुल मिलाकर के संदर्भ समूह का टोटल कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम हमें लग रहा है कि फैमिली पे बात होगी। तो कुल मिलाकर के हाँ, एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अब आप हमें ये बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करेंगे। क्वेश्चन ये है कि सोशियस वर्ड किस भाषा का है। दूसरा सवाल है कि लोगस वर्ड किस भाषा का है। तीसरा सवाल है कि समिति मूर्त है या अमूर्त। चौथा सवाल है कि सोशियोलॉजी वर्ड की उत्पत्ति कब हुई। पांचवा प्रश्न है आपको कि संस्था मूर्त है या अमूर्त। ये मैं क्वेश्चन करता रहूंगा जो पिछले वीडियो का है। और छठा प्रश्न है अगस्ट कॉम्ट कहाँ के थे। और सातवां प्रश्न है सोशियोलॉजी वर्ड किसने दिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम। थैंक यू।